फिल्म आई थी हिंदी में, राम तेरी गंगा मैली, शायद आपने नाम सुना होगा। उसमें नायक नायिका को संबोधित करके गीत गा रहा है, और नार्सिसिज्म का इतना बड़ा लक्षण मैंने कभी नहीं देखा। वो क्या कह रहा है? मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। यदि आपकी जिंदगी में ऐसा प्रेमी प्रेमिका आ जाए तो सीधे लेके जाना है साइकेट्रिस्ट के पास। आपकी जिम्मेदारी बनती है। सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका इलाज करवाइए, क्योंकि यदि आपने उसका इलाज नहीं करवाया तो वो आपका इलाज कर देगा। और जो नार्सिसिस्ट किस्म के दोस्त होते हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के प्रेमी प्रेमिका होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनका लक्षण ये है, वो शुरुआत करते हैं लव बॉम्बिंग से। लव बॉम्बिंग मनोविज्ञान का कंसेप्ट है, लव बॉम्बिंग। प्यार की बमबारी कर देंगे आपके ऊपर, इतना ज्यादा मैसेज करेंगे, मिस यू, लव यू, लाइक यू, ये वो। 24 घंटे में कम से कम 500 मैसेज करते रहेंगे। और आप सोचेंगे कि इतना प्रेम करने वाला मनुष्य मुझे मिला है, ऐसा तो दुनिया में किसी को नहीं मिला। ये पहला फेज है, ये स्थायी नहीं है, ये सिर्फ पहला फेज है। वो दरअसल सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, और इस समय आपको प्यार करने की वजह से वो अपने आप से प्यार कर पा रहा है। आप केवल एक टूल हैं जिसको हासिल करके उसको खुद से प्यार करने की वजह मिल गई है। और ऐसे व्यक्ति में जो अगला स्तर आता है उसको गैस लाइटिंग बोलते हैं मनोविज्ञान में। गैस लाइटिंग शब्द आपने सुना या नहीं सुना पता नहीं। गैस लाइटिंग एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है दूसरों को इतना छोटा करके साबित कर देना, इतना आरोप लगाना कि वो बेचारा अपनी सहजताओं को भी पाप समझने लगे, अपनी कमजोरी समझने लगे। जैसे सुबह मान लीजिए उठने की बात है, सबका मन करता है आराम से उठने का, ये लाट साहब तो 8 बजे उठेंगे। अगर पत्नी एक दिन थोड़ा सा लेट उठ गई तो उसको इतना सुना देगा, तुम कैसी औरत हो, कोई शर्म नहीं तुम्हारे अंदर, तो तुम 8 बजे उठ रही हो, खुद रोज 8 बजे उठता है, 8 बजे उठ रही हो, नरक जाओगी तुम तो, मेरी माँ को देखो 4 बजे उठती है सुबह। इतना सुना देगा, इतना सुना देगा कि उस बेचारी को सुबह 8 बजे उठना इतनी गिल्ट फीलिंग हो जाएगी कि वो धीरे धीरे खुद को धिक्कारते धिक्कारते खत्म हो जाएगी। ये इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई महिला किसी पुरुष को करे, ये भी हो सकता है। अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने पति को, पत्नी को, अपने किसी रिश्तेदार को उन चीजों के लिए ब्लेम करना जो दरअसल ब्लेम करने वाली नहीं है, इतना ब्लेम करना कि वो बेचारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, गिल्ट कॉम्प्लेक्स में चला जाए, इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। तो यदि कोई प्यार की बमबारी कर रहा हो तो खतरा है कि अगला स्तर ही आने वाला है। फिर वो आपको हर चीज के लिए जिम्मेदार साबित करेगा, आपका आत्मसम्मान छीन लेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम खत्म कर देगा। ये मोटा मोटा लक्षण जो है, ये लक्षण अगर किसी व्यक्ति में आपको सारे एक साथ दिख जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है या नार्सिसिस्ट है। आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, कितना मुश्किल नाम क्यों रखा है इसका? इसके पीछे एक कहानी है, और उस कहानी का जो केंद्रीय चरित्र है उसका नाम है नार्सिसस। और नार्सिसस के नाम से इसका नाम पड़ गया नार्सिसिज्म। दरअसल कहानी दो कैरेक्टर्स की है, एक नार्सिसिस है और एक ईको है, या एको है, जो भी आप बोलते हैं उसको। देखिए, दुनिया के सभी धर्मों में जो शुरुआती कहानी है ना, बहुत रोचक कहानी है। उन कहानियों का एक पर्पस क्या होता है कि नैतिक विचार सिखाने के लिए कहानी का इस्तेमाल करें। जब आप छोटे थे आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स को कहानी सुनाते, जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो कहानियां शायद नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि बच्चा सुनना भी नहीं चाहेगा, कहेगा आप चुप रहो, मैं टीवी में देख लूंगा, डोरेमोन आ रहा है मैं उसकी कहानी सुन लूंगा, और शिनचैन आ रहा है मुझे उसमें ज्यादा रुचि है, आपकी कहानी में कम रुचि है। लेकिन आज से एक दो पीढ़ी पहले तक सारे बच्चे कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं, और पेरेंट्स की कोशिश क्या होती थी, कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्य सिखा दें। ये दुनिया के हर समाज में होता था। और बच्चे कई मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, उनका जवाब देने के लिए भी कल्पनाएं कर लेते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि ग्रीक समाज में किसी बच्चे ने पूछा होगा कि जैसे आप कहीं जंगल में जाके जोर से आवाज दें तो आवाज बार बार रिपीट होती है, बाद में एक होती है, तो बच्चे पूछते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब उस समय फिजिक्स इतनी विकसित नहीं थी कि फिजिक्स के बेस पे इसका आंसर आप दे सकें, तो फिर लोग कल्पनाएं कर लेते हैं। उन्होंने कल्पना कर ली कि ये जो आवाज है, इस आवाज के पीछे एक कहानी है बेटा, और वो जो कहानी है, वो कहानी ये कहानी है। तो क्या कहानी सुन लीजिए, फिर आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये शब्द कहाँ से पैदा हो रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं रोमन लिटरेचर में, ओविड नाम के, उनका एक महाकाव्य आपने नाम सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस उसका महाकाव्य का नाम है, जो सीजर ऑगस्टस के समय में लिखा गया था, यानी कि ईस्वी पूर्व 27 से ईसा पश्चात 14 के बीच में कभी लिखा गया था, मतलब ईसा मसीह के दौर में लिखा गया था लगभग। उसमें जो भाग 3 है उसमें कहानी आती है, ये वाली कहानी। क्या कहानी है? ग्रीक कहानी है, ग्रीस की, यूनान की कहानी है। ये लड़का था नार्सिसस, और ये कौन था? तो एक देवता है, नदियों के देवता ग्रीस में। जैसे हमारे होता है ना कि वर्षा के देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वहां भी खूब देवता माने जाते थे उस समय में। तो जो नदियों के देवता थे, सिफिसस बोलते थे उनको। और साथ में एक अप्सरा थी, अप्सरा शब्द यहाँ भी खूब चलता है ना, हमारे यहाँ मेनका को अप्सरा माना गया। और कौन अप्सरा है? उर्वशी है, रंभा है ना। अप्सराओं की कहानी यहाँ भी है, वहां भी होती है अप्सरा की कहानी। निम्फ बोलते हैं, NYMPH, निम्फ का मतलब होता है अप्सरा ग्रीक लिटरेचर में। तो एक अप्सरा थी वहां जिसका नाम था लिरियोपे। तो लिरियोपे नाम की अप्सरा और सिफिसस नाम के नदी देवता का जो पुत्र था उसका नाम था नार्सिसस। में एंड देता हूँ। अब अप्सरा का बेटा है, देवता का बेटा, तो स्मार्ट सुंदर तो हुआ ही होगा, बहुत ही सुंदर था।
हमें अक्सर गलतफहमी ये होती है कि अपनी सुंदरता की वजह हम है, जबकि हम होते नहीं उसकी वजह, तुक्के से मिली होती है वो, तो है ना। तो इस बेचारे को ये नहीं पता था, जो आपको पता है कि तुक्का है। इतना सुंदर था कि इस पे वो गाना सूट करता है, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं, सच में सूट करता है। इतना सुंदर था कि जो इसको देखता था पागल हो जाता था, इतना सुंदर। तो जितना सुंदर था उतना घमंडी भी था, घोर अहंकारी। अब कई लड़कियां इसको प्रपोज करती थी। भाई अगर कोई आपको प्रपोज करे, मान लीजिए, और आप नहीं पसंद करते हैं, तो कायदे से, विनम्रता से, डिसेंसी के साथ मना कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका भी ये कहें कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहले से कहीं जबान दे चुका हूँ, वायदा कर चुका हूँ, बेशक ना दी हो, कम से कम उसका अपमान तो नहीं होगा, सम्मान के साथ मना कर दीजिए। और कुछ लोगों से मजा नहीं आता, उनको मजा आता है नीचा दिखाने में। कोई आपके पास आके बोले कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप बोले तू शीशा देखा कभी? अरे भाई अपनी औकात में रह के सपने देखा कर, अजीब हाल है, भिखारी कहीं का। तो अब ये क्या तरीका हुआ मना करने का? अरे मना ही करना है तो कायदे से मना कीजिए ना। आपका जीवन आपकी संपत्ति है, समझ में आ गया। आप अपनी पसंद का व्यक्ति चुनेंगे, समझ में आता है। और आप किसी का भी अपमान करते चलेंगे तो सही बात नहीं है। इस घमंडी लड़के को इस बात का एहसास नहीं था, खूब अपमान करता था। किसी लड़की ने आके बोला, उसको इतना नीचा दिखाता था कि तू अपना मुंह देख, कैसी है तू, ये है वो है। तो लड़कियां बेचारी उसके बाद जीना भूल जाती थी कि इतना अपमान कर दिया है, विष का घूंट पीती थी। अच्छा, ये कहानी पढ़ के लगता है कि उस समय के ग्रीक समाज में शायद होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत तनाव नहीं था, क्योंकि कहानी में ये भी था कि भाई लड़का भी इस पे दीवाना हो गया था। वो लड़का बोला कि तलवार, मतलब वो आया उसके पास कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके साथ जीना। तो उसने कहा जान दे सकता है तो जान दे दे। वो अवाक रह गया, तो उसने तलवार निकाल के दी कि ले जान दे दे भाई, इतना ही शौक है तो। उसने सच में अपनी गर्दन काट दी और मरने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि इस आदमी को सबक सिखाना है कि जितना नीचा दिखाता सब लोगों को। पर इसको एहसास था नहीं इस बात का। उसी समय एक और लड़की थी, वो लड़की एक अप्सरा थी बेसिकली। उसका नाम था एको, या इको कह लीजिए। खूब अच्छा बोलती थी, बहुत सुंदर थी। और एक देवी वीनस ने उसको एक बार कहा था कि तुम सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक, बड़ी तारीफ की उसकी। बड़ी चंचल थी, खूब बोलने में शौकीन थी। एक बार इसने क्या किया कि देवताओं के एक देवता वहां बृहस्पति नाम के, जुपिटर जिनको हम बोलते हैं, जुपिटर के साथ एक खेल कर दिया। जुपिटर की पत्नी जूनो, उसको क्या कर दिया, आजकल की भाषा में क्या बोलेंगे उसको, वो जो सोशल मीडिया में दिखता है, प्रैंक, हाँ प्रैंक कर दिया, उसके साथ प्रैंक कर दिया। तो जूनो को गलत फहमी पैदा कर दी कि उसका पति बाजार गया हुआ, जबकि वो गया नहीं हुआ था। और जूनो गुस्से वाली थी, चिढ़ गई कि तू वैसा प्रैंक करेगी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तो श्राप यहाँ नहीं होता, वहां भी होता था श्राप, हर जगह होता है। मैं तुझे श्राप देती हूँ। श्राप क्या कि दो श्राप दे दिए। पहला, तू अपनी ओर से कोई भी वाक्य बोल ही नहीं पाएगी। और दूसरा, अगर किसी और ने कोई वाक्य बोला होगा तो तू केवल उस वाक्य के अंतिम कुछ शब्दों को ही दोहरा पाएगी। इको ऐसे ही होती है ना, तो पूरा इको कहानी बना दी है। अब तू अपनी ओर से कोई नया वाक्य नहीं बोल सकती, और जो वाक्य बोला गया उसके अंत के कुछ शब्दों को दोहरा सकती है, इतना ही बोलने का अधिकार तेरे पास है। उसके बाद से बेचारे सोचिए, इतनी सुंदर योग्य युवती थी और बेचारी बोल नहीं पाती है। खैर, जिंदगी जी रही थी किसी तरह से। एक दिन नार्सिसस अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलता हुआ जंगल में गया। और जब जंगल में गया तो बाई चांस ऐसा हुआ कि अलग हो गया, इसके दोस्त कहीं चले गए, गुम हो गया। अब ये अकेला घूम रहा जंगल में, वहीं इको घूम रही थी। उसने इसको देखा, वो भी दीवानी हो गई इसकी, और अब पागल हो गई एकदम। इतना सुंदर था ये, वो भी अप्सरा है, कम नहीं है। ये तो अप्सरा का पुत्र है, देवता का पुत्र है। अब वो दीवानी बन बन के पीछे घूम रही है, सामने नहीं आ रही है अभी। अच्छा, इसको एहसास हो रहा है कोई है आसपास, पेड़ों की आवाज से, पत्तों की आवाज से। तो उसने कहा, कौन है? तो उसने क्या कहा, कौन है, क्योंकि बोल नहीं सकती। इसको लगा अजीब, पहली कोई खेल रहा है मेरे साथ। फिर इसने कहा, सामने आओ। उसने कहा, सामने आओ। तब इसने कहा, भाई इतना छुपने की क्या जरूरत है, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तो उसका जवाब आया, बात करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद वो सामने आ गई, और वो प्रेम में ऐसी दीवानी थी कि सीधे फिल्मी अंदाज से दौड़ी उसके पास गई गले मिलने के लिए। ऐसी दीवानी हो गई थी, क्योंकि उसको लगा था कि बात बढ़िया चल रही है। उस उम्मीद में भाग गई। और जैसी पास आई तो इसने यूं कहा, रुको रुको, ठीक ठीक। फिर बोला कि इससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा, बजाय ये कि तुम मेरे शरीर का आनंद लो। वो बेचारी को क्या बोली, तुम मेरे शरीर का आनंद लो। बात और बिगड़ गई इससे। और ये बात कि जैसी उसके मुंह से निकला, उसको खुद इतनी शर्मिंदगी हुई अपने ऊपर, रोती हुई, खून के आंसू रोती वहां से भागी। और इसे धिक्कार के भगा दिया, उसका स्पर्मिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, धिक्कार करके भगा दिया कि अपनी औकात देख, अपना मुंह देख। जब वो रोती हुई गई तो उसकी सहेलियां जो थी अप्सराएं, वो चली गई एक देवी के पास, नेमेसिस नाम था उन देवी का। ग्रीक लिटरेचर में नेमेसिस का मतलब है रिवेंज की देवी, प्रतिशोध की देवी। प्रतिशोध की भी देवी उनके यहाँ। ये सहेलियां गई, उन्होंने देखो ये जो लड़का है ना, बहुत बदतमीज है, इसने हमारी सहेली का दिल दुखाया है, पहले कितने लोगों का दिल दुखा चुका है, कितने लोग तो बेचारे जान दे चुके हैं इस चक्कर में, आप प्रतिशोध लो इससे। फिर देवी ने कहा, अच्छा ठीक है, इसका अकाउंट शुरू करते हैं।
और फिर एक दिन ये फिर से शिकार करने गया तो देवी ने एक जाल बुना इसके लिए, नेमेसिस ने। और इसको प्यास लगी बहुत जोर से। पानी ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़ा, वहां एक पूल था, तालाब समझ लीजिए, सुंदर सा तालाब था। और तालाब इस तरह से बना हुआ था कि उसमें कुछ कदम रखे, मतलब तालाब समझ लीजिए कि इस तरह का तालाब था। ये संभव नहीं था कि अब इसमें 2 कदम चले जाए, बहुत गहरा तालाब था। तो यहाँ लेट के फिर पानी निकालने की स्थिति थी ऐसे करके। तो ये पेट के बल लेटा चीज से पानी निकालने के लिए, पीने के लिए। और जैसे ही लेटा, इसको अपनी ही परछाई देखी पानी के अंदर। वैसे जब ये पैदा हुआ था, एक साधु को बुलाया गया था। साधु से पूछा गया कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। जैसे हमारे यहाँ होता था, वहां भी होता था, बच्चे का भविष्य क्या होगा। साधु ने कहा कि जब तक ये अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक इसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जिस दिन उसने खुद को जान लिया, मुश्किल हो जाएगा। और आज उसने पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख लिया। जैसे ही देखा, ये खुद दीवाना हो गया। ऐसा इसको ये नहीं पता था कि वो रिफ्लेक्शन है। उस समय तक विज्ञान उतना विकसित नहीं था कि समझे कि रिफ्लेक्शन है। उसको लगा कोई और है, पानी के अंदर का देवता है शायद कोई। ये इतना पागल हो गया, जितनी पागल ईको हुई थी इसके लिए, उतना ही पागल हो गया। और सहेलियों ने ये कहा था कि इसको भी ये पीड़ा समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, वो जब हिकारत से बात करता है तो कैसा लगता है। तभी बेचारा उससे कह रहे तुम कौन हो दोस्त, जवाब ही नहीं दिया। मजे की बात है, एक लड़के से ही कह रहा है। और ग्रीक लिटरेचर में इस बात को लेकर तनाव नहीं है उस समय। ये फिर कह रहे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा। खूब रिक्वेस्ट कर करके मर गया, जवाब ही नहीं आता था अंदर से। हमने बोला कि अगर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो इस जीवन का लाभ ही क्या है। और पीछे पेड़ के पीछे खड़ी होकर सुन रही ईको। उसको खुशी हो रही कि आज इसको समझ में आई बात। और अंत में इसने तय किया कि अगर मैं इसके साथ जीवन नहीं गुजार सकता हूँ तो ये जीवन बेकार है, और उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। और अंतिम वाक्य क्या बोला, अलविदा, फेयरवेल। और पीछे से ईको ने क्या कहा, अलविदा। ये खत्म हो गया, आत्ममुग्धता में खत्म हो गया, अपनी ही सुंदरता को नहीं झेल पाया। ईको तो अप्सरा थी, तो शाश्वत थी, मॉर्टल नहीं थी, मॉर्टल थी। लेकिन फिर एक कहानी बढ़ाई गई कि उसका शरीर खत्म हो गया, उसकी हड्डियां बन गई पत्थरों की तरह से, लेकिन उसकी आवाज बची रही। और आज भी दुनिया में जब कोई कुछ बोलता है तो पीछे कुछ शब्द रिपीट हो तो समझ लो कि ईको नाम की देवी वहां पर मौजूद है। यह है नार्सिसस नाम के बहुत सुंदर किंतु बहुत ही घमंडी आदमी की कहानी। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप 4 लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं तो कभी ना कभी कोई आपको भी मिलने वाला है, जीना मुश्किल कर देगा। सीखने की बात है कि किसी को पसंद करो तो ईगो की तरफ भाग के नहीं जाना, उसके पास थोड़ा सा अपना स्वाभिमान बना के रखना। और कोई पसंद ना आए तो उसको बदतमीजी के साथ, हिकारत के साथ, तिरस्कार के साथ नहीं खारिज करना है, कायदे से मना करने का भी तो तरीका हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसा आप सबके साथ बर्ताव करेंगे वैसा आपके साथ भी हो तो सकता ही है। इस नार्सिसिस्ट नाम की टेंडेंसी जिन व्यक्तियों में है, उन व्यक्तियों के लिए शब्द चल पड़ा नार्सिसिस्ट, और इस टेंडेंसी का नाम चल पड़ा नार्सिसिज्म। एक शब्द मनोविज्ञान में इकोइज्म भी चलता है। और एकोइज्म उनके लिए चलता है जो बहुत कमजोर किस्म के व्यक्ति हैं, जो किसी नार्सिसिस्ट को झेलते रहते हैं, उसकी हर बात को मानते रहते हैं, टॉक्सिक रिश्तों को झेलते हैं, विरोध नहीं करते हैं, हर दुख को पी जाते हैं। ये भी बुरी बात है। और ये तो नार्सिसिस्ट की कहानी आपने देख ही ली।